रिबॉर्न इन नॉवल स्टोरी एपिसोड 11। प्रत्यूष बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस वक्त उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो पद्मा का दुश्मन था। इस आदमी ने पद्मा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। अभी तक प्रत्यूष राणा ठाकुर से नहीं मिला था क्योंकि यह निकृष्ट व्यक्ति राजकुमारी चांदनी की लैब में किडनैप था और उस पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो थोड़ी अहमियत रखता था। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था तब वक्त आ गया था इस आदमी को सबक सिखाने का। वो बिल्कुल किसी राक्षस की तरह राणा ठाकुर की ओर बढ़ा, जैसे उसका खून पीने जा रहा हो। उसके एक्सप्रेशंस बेहद भयानक थे, जिन्हें देखकर राणा ठाकुर कांप गया था। वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और प्रत्यूष के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। उसे अच्छी तरह से पता था कि अब यहां से भागना बेकार है, इसलिए उसने सरेंडर कर देना ही बेहतर समझा। अगर वह भागने की कोशिश करता तो उसकी सजा और भी बढ़ जाती। वो चुपचाप प्रत्यूष को अपना गुस्सा निकालने देना ही बेहतर समझता था। प्रत्यूष उसके पास आया और गुस्से में दांत पीसते हुए उसके बाल पकड़ लिए। राणा ठाकुर के बाल थोड़े बड़े थे, जो इस वक्त प्रत्यूष की मुट्ठी में थे। प्रत्यूष ने झटके से राणा ठाकुर के सिर को दीवार से दे मारा। यह नजारा इतना भयावह था कि पद्मा डर गई थी। राजकुमारी चांदनी, सूर्यांश और तपिश के अलावा बाकी सबकी आंखों में डर की एक लकीर दौड़ गई थी। सच कहें तो उस पल वहां मौजूद युवराज सम्राट सिंह भी हल्का सा डर गए थे, लेकिन फिर भी वे चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। प्रत्यूष की आंखें इस समय गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने फिर से राणा ठाकुर के बाल पकड़े और उसका सिर एक बार और दीवार से दे मारा और बोला, जिस हाथ से तूने मेरी जान को तकलीफ पहुंचाई है, मैं उस हाथ को तेरे शरीर पर रहने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए प्रत्यूष ने तपिश की तरफ देखा और तपिश उसके इशारे को समझ गया। उसने अपने पास से एक इंजेक्शन निकालकर प्रत्यूष को थमा दिया। प्रत्यूष को पहले से ही पता था कि राणा ठाकुर आज उसके सामने आएगा, इसीलिए उसे सबक सिखाने की सारी तैयारी उसने पहले से कर रखी थी। वह सबके सामने राणा ठाकुर को सबक सिखाना चाहता था ताकि उसके घरवाले भविष्य में उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दखल न दें। राणा ठाकुर अब बेहद डरा हुआ था। उसे अब पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने पद्मा के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया था। वो माफी मांगना चाहता था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अचानक अपने हाथ में चुभन महसूस हुई। इंजेक्शन लगा दिया गया था और धीरे धीरे उसके हाथ में दर्द शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ किसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबा दिया गया हो। वो धीरे धीरे तड़पने लगा था और एक पल ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ अब उसके शरीर का हिस्सा ही नहीं रहा। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ पैरालाइज हो चुका था। वो बेहद डरा हुआ था, लेकिन प्रत्यूष की अगली हरकत देखकर उसकी रूह कांप गई। इस वक्त प्रत्यूष के हाथ में एक हंटर था। प्रत्यूष को अच्छी तरह पता था कि राणा ठाकुर पद्मा को इसी हंटर से मारा करता था और इसी वजह से अब प्रत्यूष के भीतर भी उसे उसी हंटर से मारने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। वह आगे बढ़ा और राणा ठाकुर पर एक जोरदार वार किया। जैसे ही हंटर उसके शरीर पर पड़ा, राणा ठाकुर जोर जोर से चीखने लगा। सब तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई भी प्रत्यूष को रोक नहीं पा रहा था, क्या यूं कहें, कोई उसे रोकना ही नहीं चाहता था। सेनापति बलविंदर राणा अपने बेटे को बचाना चाहते थे, लेकिन डर के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी। उन्हें अब सच में अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। पद्मा के चले जाने के बाद उन्हें उसकी कमी सच में महसूस होती थी, क्योंकि पद्मा उनके लिए महज एक मनोरंजन का साधन थी। उसे टॉर्चर होते हुए देखकर उन्हें और घर के बाकी लोगों को आनंद आता था। पद्मा घर में नौकरों की तरह सारे काम करती थी और फिर भी उसमें से छोटी छोटी गलतियां निकालकर उसे ताने मारना या फिर उसे मारना पीटना सबको बहुत पसंद था। लेकिन अब सेनापति बलविंदर राणा को अपने किए पर बहुत गिल्ट हो रहा था। वो समय में पीछे जाकर सब कुछ सही करना चाहते थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उनकी आंखों के सामने उनकी औलाद ही हंटर से पिट रही थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही राणा ठाकुर पूरा खून से लथपथ हो गया था। राणा ठाकुर की यह हालत देखकर सूर्यांश बोल उठा, प्रत्यूष अब रुक जाओ। अगर वह मर गया तो सारी चीजें एक बार में ही खत्म हो जाएंगी। इसके सभी घरवालों ने पद्मा को परेशान किया था और अब हम इनकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देंगे, लेकिन इन्हें जिंदा रखकर। क्योंकि एक बार अगर ये मर गए तो इन्हें जो भी तकलीफ हो रही होगी वह तकलीफ सिर्फ कुछ मिनटों की ही रह जाएगी। और इन्हें तकलीफ देने के लिए तुमने जितनी मेहनत की है वह सब कुछ बस चंद मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। सूर्यांश की बात सुनकर सब हैरान रह गए थे। प्रत्यूष ने भी उसकी बात को समझकर खुद को रोका। वो अभी भी बहुत गुस्से में था।
लेकिन अब उसे अपना मूड और माहौल खराब नहीं करना था। आज ही उसकी शादी हुई थी और ऐसे में उसे इस दिन खुद को और पद्मा को खुश रखना चाहिए था। वो पद्मा की तरफ देखने लगा, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पद्मा को डरा हुआ देखकर प्रत्यूष ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वह लंबी लंबी सांसें लेकर खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। जमीन पर पड़ा हुआ राणा ठाकुर जब पद्मा को प्रत्यूष की बाहों में देख रहा था, तब उसे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन उसने पद्मा की अहमियत को समझने में देर कर दी थी और अब पद्मा उससे बहुत दूर हो चुकी थी। सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी को अपनी बाहों में उठाया और सभी को अनदेखा करते हुए वहां से चला गया। युवराज सम्राट सिंह ने भी राजकुमारी ऐश्वर्या को अपनी बाहों में उठाया और सभी को अनदेखा करते हुए वहां से निकल गए। जब प्रत्यूष ने देखा कि सारे लोग चले गए हैं, तब वह भी पद्मा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से अपने कमरे की ओर चला गया, क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। जब सारे कपल्स चले गए, तब बाकी लोग वहां पर मौजूद होश में आए। तपिश का मुंह बन गया, क्योंकि एक बार फिर से उसे वहां का कचरा संभालना पड़ने वाला था। वो बेचारा खुद को ही कोसने लगा कि आखिर वो सिंगल क्यों है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के साथ रात को सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि राजकुमारी चांदनी प्रेग्नेंट है और ऐसे में वह किसी भी तरह से अपने होने वाले बच्चे को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो बच्चा उसका अपना खून था, सूर्यांश का अंश था। इस बारे में सोच सोचकर सूर्यांश खुशी से राजकुमारी चांदनी को बार बार किस कर रहा था। वह थोड़ा ज्यादा ही पजेसिव होकर राजकुमारी चांदनी का ख्याल रख रहा था और उसे करवट बदलने में भी मदद कर रहा था। राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि सूर्यांश थोड़ा ज्यादा ही कर रहा था। वहीं प्रत्यूष पद्मा को लेकर अपने कमरे में आ चुका था। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक सुकून जो उस पल की अहमियत को बयान कर रहा था। पहली बार उसे यह एहसास हुआ था कि पद्मा अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसका अपना हिस्सा बन चुकी है। उसकी मांग में लगा सिंदूर देखकर प्रत्यूष की आंखें नम हो उठी थीं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का एक होना था। उसने पद्मा को अपने पास खींचकर सीने से लगा लिया, जैसे वर्षों की सारी अधूरी भावनाएं एक ही क्षण में पूरी हो गई हो। वह उसे बेड पर बैठा कर उसके माथे पर एक किस किया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी और आंखों में वादा कि अब कभी कोई उसे तकलीफ नहीं देगा। पद्मा, जो कभी डर में जीती थी, आज खुद को एक सुरक्षित बंधन में महसूस कर रही थी। उसके मन के सारे डर, सारी अनकही पीड़ाएं मानो प्रत्यूष के स्पर्श और नजरों की गर्माहट में पिघलती जा रही थी। उसने खुद को प्रत्यूष के भरोसे के हवाले कर दिया था, उस भरोसे के जो उसे धीरे धीरे हर जख्म से मुक्त कर रहा था। उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए, केवल धड़कनों की भाषा थी जो दोनों समझ पा रहे थे। वह रात सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, धीमा, सुकून भरा और बेहद संजीदा। वहीं महल के एक और कोने में युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या भी एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। ऐश्वर्या ने आज तक अपनी भावनाओं को हमेशा भीतर ही छुपा कर रखा था, लेकिन आज वो सब कुछ कह देना चाहती थी, बिना कहे। सम्राट सिंह थोड़े अचंभित थे, क्योंकि ऐश्वर्या का ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। बेहद भावुक, बेहद सजीव। वो बिना कुछ कहे उन्हें बार बार देख रही थी, जैसे वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा में थी। सम्राट सिंह के लिए भी यह रात एक नई शुरुआत थी। ऐश्वर्या की आंखों में उसने ऐसा अपनापन देखा था जो हर सवाल का जवाब था। दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, केवल एक अनकहा रिश्ता था जो आज खुद को स्वीकार रहा था। धीरे धीरे दोनों वक्त के हर ठहरे हुए क्षण में खुद को खोते चले गए। उस कमरे में कोई शोर नहीं था, केवल प्यार की एक गूंज थी जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। अगली सुबह आज की सुबह बहुत अलग थी। महल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। वे तीन जोड़े जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, अब उनकी शादियां हो चुकी थीं और अब प्रतापगढ़ को एक अच्छा और योग्य राजा मिल चुका था। हालांकि महाराज उदय प्रताप सिंह कहाँ थे, इस बारे में अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में भी सूर्यांश को राजा बना दिया गया था। वही महल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत अजीब सी गुफा थी, जहां शायद कोई था। वो युवराज यश प्रताप सिंह थे, जो गुफा के अंदर थे। उन्होंने बहुत ज्यादा मदिरा पी रखी थी, वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे। उनके आसपास 6-7 सैनिक खड़े थे, जो उनके खास सैनिक थे। वे लोग बार बार युवराज यश प्रताप सिंह से महल चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह नशे में धुत वहीं पर पड़े हुए थे। ना जाने क्यों, लेकिन उन्हें महल में जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
वो प्रतापगढ़ के महाराज थे, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल किसी कचरे की तरह फेंक दिया गया था और उनकी ही दुश्मन को प्रतापगढ़ का राजा बना दिया गया था। वह किस मुंह से महल जाते? सारे लोग उनका मजाक उड़ाते रहते। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी और उनके अंदर सूर्यांश को जान से मार देने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। वह कल के विवाह को रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि वहां की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी होगी। ऊपर से राजकुमारी चांदनी के भी उनके पास से चले जाने के बाद वे गम में अंधे होकर ढेर सारा शराब पी चुके थे। उनके शरीर के कई हिस्सों पर लेप लगा हुआ था, जहां सूर्यांश से हुई लड़ाई के कारण उन्हें चोटें लगी थीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अत्यधिक मदिरा का सेवन किया था। उनके मन में गहरी नफरत थी। वे ऐसे ही सूर्यांश को खुश नहीं रहने दे सकते थे, और अब वे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला था। अब उनका गुस्सा केवल सूर्यांश तक सीमित नहीं था, बल्कि वे बहुत सारे लोगों से बदला लेने वाले थे। उन्होंने सच में सूर्यांश को बहुत हल्के में ले लिया था, जिसकी वजह से सूर्यांश उनका सब कुछ छीनने में कामयाब हो गया था। 9 महीने बाद प्रतापगढ़, मायागढ़ और सूर्यगढ़ को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसका नाम सूर्यगढ़ रखा गया था। सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, और इसी कारण सभी को अपने इस नए राज्य का नाम सूर्यगढ़ बहुत पसंद आया था। वैसे भी यहाँ के महाराज सूर्यांश थे, इसलिए सभी को सूर्यांश के आदेशों का पालन करना ही था। युवराज सम्राट सिंह और राजकुमारी ऐश्वर्या विजयगढ़ में रहने लगे थे। कुसुम की अब तक मृत्यु हो चुकी थी और कुसुम की मां मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी थी, जिस कारण वे राजकुमारी चांदनी की प्रयोगशाला में इलाज के लिए रखी गई थी। 9 महीने बीत चुके थे और राजकुमारी चांदनी की डिलीवरी भी हो चुकी थी। बच्चा एकदम स्वस्थ था, क्योंकि सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी की बहुत देखभाल की थी। राजमाता जैस्मिन की उपस्थिति में डिलीवरी भी बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई थी। सूर्यगढ़ की महारानी चांदनी और वहां के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी को एक अत्यंत सुंदर सी पुत्री हुई थी। वह एकदम नवजात थी, जिसकी त्वचा बहुत गुलाबी थी। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल दूध की तरह गोरी हो गई थी और बहुत प्यारी लगने लगी थी। सूर्यांश, जैसे वो चांदनी से बेहद जुड़ा था, वैसे ही वह अपनी बेटी के लिए भी अत्यधिक भावुक और सुरक्षात्मक हो गया था। कुछ वर्षों पहले तक वह एकदम अकेला और अनाथ था, अपनी जिंदगी को समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन आज उसके पास एक बहुत बड़ी फैमिली थी। एक नहीं, 2 माएं थीं, 2 बहनें, ध्वनि और ऐश्वर्या, 3 घनिष्ठ मित्र, तपिश, प्रत्युष और युवराज सम्राट सिंह, एक प्यारी सी पत्नी और एक छोटी सी नन्ही सी खरगोश जैसी बेटी। आज उसके पास सब कुछ था। सब लोग अपनी अपनी खुशियों में इतने मग्न थे कि किसी ने भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि युवराज यश प्रताप सिंह कहाँ है और किस हाल में है। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। हाँ, महारानी सुमित्रा देवी को कभी कभी यश प्रताप सिंह की याद आ जाती थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस समय उनका यहाँ रहना उचित नहीं था। अगर वह यहाँ आ जाते और सूर्यांश को इतना खुश देखकर बदले की भावना उनके मन में जाग जाती, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। इसलिए उन्हें यही लगा कि यश प्रताप सिंह जहाँ कहीं भी है, वहीं पर खुश रहें और एक नई जिंदगी शुरू करें। महारानी सुमित्रा देवी ने अपने सैनिकों से उन्हें ढूंढवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यश प्रताप सिंह इस कदर गायब हो गए थे कि कोई उन्हें खोज नहीं पाया। हालांकि महारानी सुमित्रा देवी को यह विश्वास था कि वह जहां भी होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर भी वह एक बार यह जानना चाहती थी कि वह ठीक है और खुश भी हैं या नहीं। सालों तक मां होने के नाते उनके मन में यश प्रताप सिंह के लिए ममता भरी हुई थी। वह जानती थी कि एक दिन वह राजकुमारी चांदनी के पीछे अपने आप को बर्बाद कर बैठेंगे, और वही हुआ भी। लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का डर भी था कि यश प्रताप सिंह हार मानने वाले इंसान नहीं है। हो सकता है वो सही समय का इंतजार कर रहे हो। महारानी सुमित्रा देवी चाहती थी कि एक बार उनसे मिले और उन्हें सही तरह से समझाएं, लेकिन यश प्रताप सिंह कुछ इस तरह गायब हो गए थे कि उन्हें दोबारा ढूंढा ही नहीं जा सका। महल में अब सभी को उनके लिए दुख महसूस होने लगा था, लेकिन सूर्यांश ने तो जैसे उन्हें अपने जीवन से मिटा ही दिया था, जैसे वह कभी थे ही नहीं। इस समय राजकुमारी चांदनी आईने के सामने तैयार हो रही थी। वो पहले की तुलना में थोड़ी स्वस्थ हो गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। सूर्यांश उनके पास आया और उन्हें पीछे से बाहों में भर लिया। उनके गाल पर हल्की सी चुंबन देकर उसने कहा, चांद, क्या सोचा है आपने? क्या नाम रखना है हमारी प्रिंसेस का? सूर्यांश की बात पर राजकुमारी चांदनी मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और बोली, आप सूरज, मैं चांद, और इन्हीं दोनों से मिलता जुलता होगा हमारी राजकुमारी का नाम।
राजकुमारी चांदनी, मतलब अब महारानी चांदनी की बात सुनकर सूर्यांश थोड़ी देर सोचने लगा और फिर बोला, मैं तो लड़का हूं और तुम लड़की, इसलिए उसका नाम लड़की यानी कि चांद से संबंधित होगा। और रही बात सूरज की, तो सूरज उसका सरनेम होगा। महारानी चांदनी को भी सूर्यांश की यह बात सही लगी। वे दोनों अच्छे से जानते थे कि उनके खुद के पास कोई उपनाम नहीं था, लेकिन वे अपनी राजकुमारी को एक उपनाम देना चाहते थे, ताकि उनके आने वाले वंशजों का भी कोई नाम हो। राजकुमारी चांदनी मन ही मन कुछ सोचते हुए बोली, चांद, चंदा, शशि, विधु, हिमांशु, राकेश, सुधांशु, चंद्रमा, चांदनी। बोलते बोलते उनका मुंह बन गया, क्योंकि इन सभी नामों में से कोई भी उन्हें पसंद नहीं आया। उनका मुंह बनता देख सूर्यांश मुस्कुरा पड़ा। राजकुमारी चांदनी बहुत ध्यान से सोचती रहीं, फिर भी उन्हें कोई नाम नहीं सूझा। तभी सूर्यांश अचानक बोला, लूना एक्लिप्स का नाम सुना है तुमने? क्या लगता है हमारी प्रिंसेस के लिए लूना नाम कैसा रहेगा? लूना नाम उन्हें थोड़ा अलग और सुंदर लगा, इसलिए वो मुस्कुराते हुए इसके लिए सहमत हो गई। अब बारी थी उपनाम की। राजकुमारी चांदनी और सूर्यांश दोनों ही लूना के लिए कोई ऐसा सरनेम ढूंढ रहे थे जो सूरज से जुड़ा हो। सूरज, सूर्य, शौर्य, भानु, दिनकर, रवि, ऐसे ही बहुत सारे नाम महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश ने लिए, लेकिन दोनों को कोई भी नाम पसंद नहीं आया। तभी अचानक से राजकुमारी चांदनी ने कहा, लूनर एक्लिप्स का पार्टनर सोलर एक्लिप्स अंश सोलर। सूर्यांश मन ही मन कुछ सोचते हुए बोला, सोल का मतलब भी सूरज ही होता है, तो फिर सोल कैसा रहेगा? लूना सोल, हमारी लूना सोल। राजकुमारी चांदनी मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें ये नाम बहुत पसंद आया था। सूर्यांश को भी यह नाम पसंद आ चुका था, और ऐसे ही दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी प्रिंसेस का नाम लूना सोल रख दिया, जो आगे चलकर उनकी पुनर्जन्म वाली कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। 12 साल बाद लूना अब 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शरारती और बदमाश थी। उसे अपने डैडी की तरफ से पूरा सपोर्ट भी मिलता था, जिसकी वजह से महारानी चांदनी बहुत गुस्सा हुआ करती थी। महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश ने राजकुमारी लूना को अपने अपने समय की बहुत सारी बातें पहले ही बता दी थी। लूना अच्छे से जानती थी कि उसके डैडी और मॉम टाइम ट्रेवलर थे। उसने अपनी मॉम और डैडी की पूरी कहानी सुन रखी थी। यहाँ तक कि लूना को अपनी मॉम के ब्रेसलेट के बारे में भी बहुत कुछ पता था, लेकिन वो उस लैब में जा नहीं पाती थी। महारानी चांदनी ने अपने ब्रेसलेट में सेटिंग कर रखी थी कि जब तक लूना 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक वो ब्रेसलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्होंने लूना को इस जमाने से अलग अपने समय की भी बहुत सारी चीजें पढ़ा और सिखा रखी थी। लूना जानती थी कि साल 2024 में और साल 2104 में कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, कैसे कैसे गैजेट्स होते थे और लोग कैसे जिया करते थे। लूना को इन सभी बातों में बड़ा मजा आता था। वो अपनी मॉम और डैडी की हर छोटी से छोटी बात जानने की पूरी कोशिश करती थी। उसे ये तो समझ में आता था कि उसके मॉम के ही दोस्तों ने धोखे से उनकी मॉम को जान से मार दिया था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन धोखेबाज दोस्तों को भी किसी ने बेरहमी से मार दिया था। वो बस अपनी मॉम को तकलीफ देने वाले लोगों को मन ही मन बहुत सारी गालियां देती थी। वहीं लूना को सूर्यांश की कहानी भी पता थी, लेकिन उसे उसमें बहुत सारी चीजें रहस्यमयी लगती थीं। उसे अपने मॉम और डैडी की पूरी जिंदगी ही मिस्टीरियस लगती थी। मतलब, लूना की नानी ने जो गलती की थी, उसके बाद साल 2089 में गलती से एक टाइम पोर्टल बन गया था, जिससे उसकी नानी और उसकी मॉम यहाँ पर आ गए थे। लेकिन सूरज का यहाँ आना, ये बात लूना की समझ में नहीं आती थी। लूना बहुत अच्छे से जानती थी कि साल 2024 में कोई टाइम मशीन नहीं थी और न ही किसी ने ऐसी कोई मशीन बनाई थी, तो फिर उसके डैडी यहाँ पर कैसे पहुंचे? और सबसे जरूरी बात, वो ट्रेन एक्सीडेंट। उसके डैडी ने उसे इसके बारे में बताया था कि वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी था। उसके डैडी का एक बिजनेस राइवल था जो उन्हें जान से मारना चाहता था। हो ना हो, इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट उसी ने प्लान किया होगा। उसने सिर्फ सूर्यांश को मारने के लिए न जाने कितने मासूम लोगों की भी जान ले ली थी। लूना के मन में उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी, और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था कि उसके डैडी को अभी तक न्याय भी नहीं मिला था, और उनका कातिल आज भी खुलेआम घूम रहा था। क्या पता उसने सूर्यांश का पूरा बिजनेस भी हड़प लिया हो। राजकुमारी लूना को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इस वक्त एक आश्रम में गई हुई थी, जिसे उसके ही नाम पर खोला गया था। इस आश्रम में महिलाओं को फाइटिंग और आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई जाती थी। राजकुमारी लूना हर रोज यहाँ 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करने आती थी, उसके बाद वापस महल चली जाती थी।
वो बेहद ही खूबसूरत थी, एकदम चांद जैसी सफेद, और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनके इतने खूबसूरत और चमकते चेहरे को देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया सकती थीं। ऊपर से वो आम राजकुमारियों से कुछ अलग तरह के कपड़े पहनती थी, ताकि मुसीबत पड़ने पर फाइटिंग करने में उन्हें कोई असहजता ना हो। पद्मा और प्रत्युष को भी एक बेटा हो चुका था, जो इस वक्त 11 साल का था, और वह भी फाइटिंग सीख रहा था। उसे भी नई नई चीजें सिखाई जा रही थीं, अभी के जमाने की। उसका नाम युवराज पीयूष था और वो बहुत ही चंचल किस्म का युवराज था। वो लूना को सबसे ज्यादा मानता था क्योंकि उसके अनुसार लूना इज द बेस्ट, ऑलवेज द बेस्ट। दोनों बच्चे मिलकर महल में बहुत सारी बदमाशी और शरारतें किया करते थे, जिसकी वजह से बेचारे मासूम सैनिक, दास या फिर दासियां पनिशमेंट में फंस जाते थे। बेचारे तपिश की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच में भी प्यार का रिश्ता बन गया था। तपिश की पत्नी को थोड़ी सी शारीरिक समस्या थी, जिसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो पाया, लेकिन तपिश ने उनका साथ देते हुए उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट किया और अनाथ आश्रम से एक छोटी बच्ची को गोद ले लिया, जो अभी 5 साल की थी। आज किसी कारणवश पीयूष अपनी प्रैक्टिस के लिए आश्रम नहीं आया था, लेकिन लूना आई हुई थी। उसके प्यारे से चेहरे की मुस्कान देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे भी मुस्कुरा उठे। लूना अभी प्रैक्टिस ही कर रही थी कि अचानक उसकी नजर आश्रम के दरवाजे की तरफ गई, जहां उसे अपने डैडी दिखाई दिए। कमाल की बात यह थी कि आज सिर्फ डैडी ही नहीं, बल्कि उसकी मॉम भी उसे लेने आई थी। वो अपनी प्रैक्टिस वैसे ही छोड़कर दौड़कर सूर्यांश के पास भागी और उनकी गोद में चढ़ गई। उसने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों को सूर्यांश की गर्दन में लपेट लिया था और उनके कंधे पर अपना सिर टिकाकर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना चेहरा रगड़ने लगी थी। अपनी लूना को देखकर सूर्यांश का दिल गदगद हो गया था। सूर्यांश ने पिछले 2 घंटे से अपनी प्रिंसेस को देखा ही नहीं था। उन्होंने लूना के चेहरे को अपनी गर्दन से अलग करते हुए उसके पूरे चेहरे पर प्यार से किस करते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? आज तो आप थकी हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही है, जबकि आप तो प्रैक्टिस कर रही थी ना? सूर्यांश की बात सुनकर लूना हड़बड़ा गई, क्योंकि वह जब से यहाँ आई थी आश्रम के बच्चों पर आदेश झाड़ रही थी, उन्हें बेवजह परेशान कर रही थी और किसी दादी नानी की तरह उन्हें लेक्चर दे रही थी। सूर्यांश के आने के ठीक 15 मिनट पहले से ही उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। हालांकि सूर्यांश को अपनी प्रिंसेस कभी भी गलत नहीं लगती थी, लेकिन महारानी चांदनी ने उसके चेहरे के भाव देखकर ही लगभग सब कुछ समझ लिया था। वो एक माँ होने के नाते अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा आलसी थी। हालांकि लूना को बहुत अच्छी फाइटिंग आती थी, लेकिन वह वाकई में बहुत आलसी थी। अगर उसने प्रैक्टिस करना बंद भी कर दिया होता, तब भी उसमें अकेले 4 लोगों को धूल चटाने की ताकत थी। लेकिन महारानी चांदनी अपनी प्रिंसेस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती थी। महारानी चांदनी राजकुमारी लूना को देखकर थोड़ा सा सख्त आवाज में बोलती है, प्रिंसेस तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। तुम ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को हल्के में नहीं ले सकती हो। तुम्हें इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि कब कौन सी मुसीबत तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, और खुद को हर मुसीबत से बचने के लिए तुम्हें फाइटिंग और स्पेशल मार्शल आर्ट सीखना होगा, जो फिलहाल यहाँ पर बहुत कम लोगों को ही आता है। तुम्हारे डैडी, मैं, तुम्हारे दोनों चाचू प्रत्युष और तपिश और मामू के अलावा किसी को भी स्पेशल मार्शल आर्ट नहीं आता, और तुम यहाँ नॉर्मल फाइट सीखने में भी इतना आलस करती हो। ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें पता है ना, तुम नॉर्मल बच्चों से थोड़ी कमजोर हो, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, इसीलिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो। महारानी चांदनी के डांट को सुनकर राजकुमारी लूना जम्हाई लेने लग गई। वो सूर्यांश के गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सोने का नाटक करने लगती है। सूर्यांश भी उसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए उसके पीठ को सहला देता है और महारानी चांदनी को बोलता है, रिलैक्स स्वीटहार्ट, अभी वो थोड़ी छोटी है और वैसे भी अपनी उम्र के हिसाब से उसने बहुत सीख लिया है। धीरे धीरे जैसे हमारी प्रिंसेस बड़ी होती जाएगी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हर चीज में परफेक्ट हो जाएगी। मुझे पता है सबकी नज़रों में लूना की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन उसके जन्म के ही बारे में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो तुम अपने अलावा किसी को पता नहीं लगने देती, लेकिन मुझे पता लग चुका है। इतना बोलकर सूर्यांश चुप हो जाता है और मन ही मन बोलता है, साल 2104 में तुम्हें जो जहर दिया गया था, बेशक उसका इलाज हो गया था, लेकिन उसके कुछ अंश अभी भी तुम्हारे बॉडी में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी बेबी को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। जन्म के समय हमारी प्रिंसेस सिर्फ 1.5 किलो की थी, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। वो थोड़ी कमजोर दिल की है, लेकिन मुझे पता है तुम उसे बहुत जल्दी अपने जैसी निडर बना दोगी।
महारानी चांदनी भी सूर्यांश के चेहरे के रिएक्शन को देखकर उसके मन की बात को समझ जाती है। राजमाता जैस्मिन और महारानी चांदनी ने इस बात को अपने तक ही रखा हुआ था, लेकिन सूर्यांश सब जानता था। लूना थोड़े कमजोर दिल की है और इसी वजह से महारानी चांदनी को उसको लेकर हमेशा एक डर रहता था, जिसकी वजह से वो अभी से ही लूना को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है। राजकुमारी लूना को अपनी गोद में लिए हुए महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी आश्रम से निकल जाते हैं। आज तीनों से मिलने के लिए राजमाता जैस्मिन ने तीनों को ही मागढ़ के महल में बुलाया था। इस वक्त महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी के पास केवल 20 सैनिक थे जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। महारानी चांदनी कोई नॉर्मल इंसान तो थी नहीं जो नॉर्मल छुई मुई महारानियों की तरह डोली में जाए। वो भी घोड़ी पर बैठ जाती है। महारानी चांदनी कभी लहंगा पहनती ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। महाराज सूर्यांश भी राजकुमारी लूना को अपने साथ लेकर घोड़ी पर बैठ जाता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। लूना को भी घुड़सवारी करना पसंद था, लेकिन उसके छोटे छोटे पर होने की वजह से वो अभी घुड़सवारी नहीं सीख पाई थी, लेकिन वो अपने डैडी को घुड़सवारी करते हुए हमेशा बहुत ध्यान से देखती है। लूना को अपने डैडी के पास रहना बहुत पसंद था। वो घोड़े का आनंद लेते हुए महाराज सूर्यवंश से बोलती है, डैडी, आपके जमाने में जो आइसक्रीम हुआ करती थी, क्या वो यहाँ पर मैं नहीं खा सकती? महाराज सूर्यांश लूना की बात को ना करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं प्रिंस, आइसक्रीम अनहेल्दी होती है। हालांकि उसे हेल्दी तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो टेस्टी नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको मीठा नहीं खाना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। बट आई प्रॉमिस, मैं आपके लिए एक आइसक्रीम पार्लर ही खुलवा दूंगा। लेकिन आपको पता है ना, यहाँ पर हमारे जमाने की चीजें नहीं हो सकती। लूना अपने डैडी की बात समझ जाती है और उसका मुंह अटक जाता है। वो अच्छे से जानती थी कि जिस इंसान ने आइसक्रीम का आविष्कार किया है वो उस इंसान का हक नहीं ले सकती है। वो समय और यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और बस इसी वजह से सूर्यांश अपने जमाने की बहुत सारी चीजों से लूना को दूर रखते हैं, लेकिन लूना को वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छे से देते हैं। स्पेशल मार्शल आर्ट, फाइटिंग, शूटिंग, हर तरह की टेक्निक वो लूना को सिखाते हैं। लूना और सूर्यांश ऐसे ही बातें करते करते जा रहे थे। वो लोग अभी जंगली रास्ते पर थे कि अचानक से ही वहां पर ढेर सारे नकाबपोश आ जाते हैं और उन सभी को घेर लेते हैं। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर सूर्यांश की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। वो इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन वो अपनी प्रिंसेस को खोने से बहुत डरता था। इन लोगों को आना ही था, तब कोई और वक्त ढूंढ लेते हैं। उन्होंने यही वक्त क्यों ढूंढा जब सूर्यांश के पास लूना है? क्या हुआ अगर उसकी प्रिंसेस ये सब देखकर डर जाए? वैसे भी लूना थोड़े कमजोर दिल की है। राजकुमारी चांदनी की थोड़ी बहुत कोशिश की वजह से फिलहाल लूना थोड़ी निडर तो हो गई थी, जिसकी वजह से वो अभी तक तो नहीं डरी थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। वो इन लोगों को देखकर समझ चुकी थी कि ये लोग उसके डैडी पर अटैक करके उन्हें मारने आए हैं। इस बारे में सोचते ही लूना की आंखें भी एकदम गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वो अपने डैडी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। वो मन ही मां अपने दांत पीस लेती है, लेकिन उसे इस बारे में बहुत अच्छे से पता था कि वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इन आदमियों से लड़ाई कर सके। लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसके डैडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो एक किक के साथ इन सभी कबूतरों को दूर उड़ाकर फेंक देंगे। वो बस अब फाइटिंग का इंतजार कर रही थी। वही महारानी चांदनी की आंखें भी गुस्से से एकदम लाल थी। जाहिर सी बात है, सूर्यांश और महारानी चांदनी को गुस्सा से इस बात पर आ रहा था कि उनकी लिटिल प्रिंसेस लूना भी उनके साथ है। वो अभी सिर्फ 12 साल की है और एक 12 साल की लड़की का खून खराबा देखना बिल्कुल सही नहीं है। और वैसे भी लूना थोड़े कमजोर दिल की है। सूर्यांश के सैनिक तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और उन सभी नकाबपोश से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये जंगली इलाका अचानक से ही फाइटिंग के मैदान में तब्दील हो चुका था, जहां से सिर्फ तलवार के चलने की ही आवाज आ रही थी। वही सूर्यांश मन ही मन सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके पहले अपनी प्रिंसेस को यहां से सुरक्षित महल पहुंचना होगा। वो आसपास ध्यान देने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लूना अभी तक तो नहीं डर रही थी, लेकिन अचानक से ही उन नकाबपोश आदमियों में से एक ने सूर्यांश के एक सैनिक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, जिसको देखकर लूना का दिमाग एकदम हिल गया। उसने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई खूनी मंजर देखा ही नहीं था। उसके हाथ पैर कांपने लगा गए थे। सूर्यांश जब अपनी प्रिंसेस को डरता हुआ देखा है तब उसे बुरा लगता है। वो कुछ सोचते हुए तुरंत ही अपने तलवार से अपने हाथ पर एक बहुत बड़ा जख्म बना लेता है और दर्द भरी आवाज में अपनी प्रिंसेस का नाम बुलाता है।
सूर्यांश का आइडिया कम कर जाता है क्योंकि अपने डैडी के दर्द भरी आवाज को सुनकर लूना का ध्यान अपने डैडी की तरफ आ जाता है और अपने डैडी के इतने बड़े घाव को देखकर लूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जल्दी से सूर्यांश के हाथ को पकड़ लेती है। सूर्यांश का ऑरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस वक्त उसकी प्रिंसेस की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि छोटे बच्चों के लिए खून खराबा देखना बहुत डरावना होता है। सूर्यांश ने तय कर लिया कि महल पहुंचने के बाद वो इन लोगों को नर्क के दर्शन करवाए। आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई सूर्यगढ़ की इकलौती प्रिंसेस को डराने की। महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश दोनों ही अपने अपने घोड़े से उतर चुके थे और सूर्यांश ने राजकुमारी लूना को भी उतार दिया था। महाराज सूर्यांश राजकुमारी लूना के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और महारानी चांदनी राजकुमारी लूना के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। दोनों ने ही लूना को दोनों तरफ से घेर लिया था और नकाबपोश से फाइटिंग करने लगे थे। राजकुमारी चांदनी थोड़ी कड़क आवाज में लूना से बोलता है, प्रिंसेस अपनी आंखें बंद करो अभी के अभी। लूना भी ओके मॉम बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था उसकी मॉम अगर कुछ भी बोलती है तो वो उसकी ही सेफ्टी के लिए बोलता है। अगर उसकी मॉम उसे छत से कूदने के लिए भी बोल देगी तब भी इसमें लूना की ही सेफ्टी होगी। क्या ही पता घर में आग लगी हो, क्या ही पता घर में किसी ने बम प्लांट किया हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लूना एकदम आंख बंद करके अपनी मॉम की बातों पर भरोसा करती थी। लूना के आंख बंद करने के बाद महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी बिल्कुल किसी खूंखार जानवर का रूप लेकर फाइटिंग करने लगे थे। महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी को आज के इस अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों में से किसी ने तैयारी ही नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नकाबपोश लोगों पर भारी पड़ रहे थे। 11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 1 मेरी इस स्टोरी को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस स्टोरी को और भी अच्छा बना सकूं। हालांकि कभी कभी कुछ समस्याओं की वजह से मैं चैप्टर को अपलोड नहीं कर पाती हूं, जिसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूं। एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या लिखूं, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही थ्रिलर वाली स्टोरी आ चुकी है जिस पर मैं थोड़ा काम कर रही हूं और उसे कैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं इसी बारे में सोच रही हूं। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने विचार को कमेंट कीजिए। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टोरी में। रीबर्थ इन बुक अभी सिर्फ 12 साल की है और एक 12 साल की लड़की का खून खराबा देखना बिल्कुल सही नहीं है, और वैसे भी लूना थोड़े कमजोर दिल की है। सूर्यांश के सैनिक तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और उन सभी नकाबपोश से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये जंगली इलाका अचानक से ही फाइटिंग के मैदान में तब्दील हो चुका था, जहां से सिर्फ तलवार के चलने की ही आवाज आ रही थी। वही सूर्यांश मन ही मन सोच रहा था कि उसे कैसे भी करके पहले अपनी प्रिंसेस को यहां से सुरक्षित महल पहुंचना होगा। वो आसपास ध्यान देने लगता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लूना अभी तक तो नहीं डर रही थी, लेकिन अचानक से ही उन नकाबपोश आदमियों में से एक ने सूर्यांश के एक सैनिक की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, जिसको देखकर लूना का दिमाग एकदम हिल गया। उसने आज से पहले कभी भी ऐसा कोई खूनी मंजर देखा ही नहीं था। उसके हाथ पैर कांपने लगा गए थे। सूर्यांश जब अपनी प्रिंसेस को डरता हुआ देखा है तब उसे बुरा लगता है। वो कुछ सोचते हुए तुरंत ही अपने तलवार से अपने हाथ पर एक बहुत बड़ा जख्म बना लेता है और दर्द भरी आवाज में अपनी प्रिंसेस का नाम बुलाता है। सूर्यांश का आइडिया कम कर जाता है क्योंकि अपने डैडी के दर्द भरी आवाज को सुनकर लूना का ध्यान अपने डैडी की तरफ आ जाता है और अपने डैडी के इतने बड़े घाव को देखकर लूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जल्दी से सूर्यांश के हाथ को पकड़ लेती है। सूर्यांश का ऑरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस वक्त उसकी प्रिंसेस की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि छोटे बच्चों के लिए खून खराबा देखना बहुत डरावना होता है। सूर्यांश ने तय कर लिया कि महल पहुंचने के बाद वो इन लोगों को नर्क के दर्शन करवाए। आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई सूर्यगढ़ की इकलौती प्रिंसेस को डराने की। महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश दोनों ही अपने अपने घोड़े से उतर चुके थे और सूर्यांश ने राजकुमारी लूना को भी उतार दिया था। महाराज सूर्यांश राजकुमारी लूना के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और महारानी चांदनी राजकुमारी लूना के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। दोनों ने ही लूना को दोनों तरफ से घेर लिया था और नकाबपोश से फाइटिंग करने लगे थे। राजकुमारी चांदनी थोड़ी कड़क आवाज में लूना से बोलता है, प्रिंसेस अपनी आंखें बंद करो अभी के अभी। लूना भी ओके मॉम बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता था उसकी मॉम अगर कुछ भी बोलती है तो वो उसकी ही सेफ्टी के लिए बोलता है।
अगर उसकी मॉम उसे छत से कूदने के लिए भी बोल देगी तब भी इसमें लूना की ही सेफ्टी होगी। क्या ही पता घर में आग लगी हो, क्या ही पता घर में किसी ने बम प्लांट किया हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लूना एकदम आंख बंद करके अपनी मॉम की बातों पर भरोसा करती थी। लूना के आंख बंद करने के बाद महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी बिल्कुल किसी खूंखार जानवर का रूप लेकर फाइटिंग करने लगे थे। महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी को आज के इस अटैक की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों में से किसी ने तैयारी ही नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नकाबपोश लोगों पर भारी पड़ रहे थे। अभी तक तो लड़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से ही दूर कहीं से एक उड़ता हुआ तीर आता है और अचानक से ही महाराज सूर्यांश के कंधे पर लग जाता है। ये इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। महाराज सूर्यांश ने गुस्से में अपनी दांत पीस लिए, उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो जब आसपास ध्यान देते हैं तब उन्हें अचानक से ही एहसास होता है कि उनके खुद के भी कुछ सैनिक उनके खास वफादार सैनिकों को मार रहे हैं। अचानक से ही महाराज सूर्यांश को समझ में आता है कि कुछ गद्दार तो उनके सैनिकों में ही छुपे हुए थे। सूर्यांश की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। वो इस बारे में कैसे भूल सकता था कि जिस तरह युवराज यश प्रताप सिंह को सूर्यांश से नफरत है, इस तरह प्रतापगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो युवराज यश प्रताप सिंह की ही तरह सूर्यांश से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सूर्यांश ने युवराज यश प्रताप सिंह की जगह छीन ली है। सच में सूर्यांश को प्रतापगढ़ के सैनिकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो सबसे पहले लूना को हाइड करने की कोशिश करते हैं। महारानी चांदनी गुस्से से लाल आंखों से अपने आसपास चारों तरफ देख रही थी, जहां काले कपड़े पहने नकाबपोश ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। महारानी चांदनी को अपने लिए नहीं बल्कि लूना के लिए डर लग रहा था, क्योंकि लेना यहाँ पर बच्ची है। वो जब सूर्यांश के कंधे पर लगे जख्म को देखते हैं तब उनकी आंखों में सब कुछ जान से मार देने की इंटेंशन साफ नजर आ रही थी। वो तीनों चारों तरफ से घिरे जा चुके थे। अचानक से हैं कुछ नकाबपोश साइड हटकर रास्ता बनाते हैं और बीच में से एक ऐसा इंसान बाहर आता है जिसे देखने की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। युवराज यश प्रताप सिंह, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें यहाँ पर देखकर महारानी चांदनी को बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि इतने समय तक शांत रहने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह ने फाइनली अपना असली रंग दिखा ही दिया। ये इंसान पक्का इतने समय से प्रॉपर प्लानिंग कर रहा होगा। महारानी चांदनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। युवराज यश प्रताप सिंह किसी राक्षस की तरह हंसते हुए उन तीनों के सामने आता है। युवराज यश प्रताप सिंह को देखकर सूर्यांश को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों सूर्यांश अचानक से ही जमीन पर गिर जाता है। शायद उस तीर पर जहर लगा हुआ था। लूना अपने डैडी को जमीन पर गिरता हुआ देखकर जल्दी से उन्हें पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, डैडी आप टेंशन मत लो, हिम्मत से काम लो। आपको पता है ना मॉम जीनियस है, वो आपको ठीक कर देगी। बस आप इतना समझ लो कि लूना आपको चैलेंज दे रही है कि आपको हर हाल में सही सलामत घर पहुंचना है। आप तो मेरे हीरो होना, और अगर आप खुद को सही सलामत महल नहीं पहुंच पाए तब आप लूना को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दोगे और फिर आप लूना के हीरो भी नहीं रहोगे। लूना बेशक इन सभी बातों को बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बेनतहा आंसू बह रहे थे। वो अपने डैडी को जोर से हग कर लेती है। वो जानती थी कि उसके डैडी उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए वो खुद को जगा हुआ और सही रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं महारानी चांदनी और युवराज यश प्रताप सिंह एक दूसरे को घूर रहे थे। जहां महारानी चांदनी की आंखों में नफरत था, वहीं युवराज जी आज प्रताप सिंह की आंखों में पागलपन। महारानी चांदनी बिना किसी भाव के बोलती है, पता तो था मुझे कि एक दिन वापस जरूर आओगे, लेकिन सोचा नहीं था इतना वक्त लगा दोगे। युवराज यश प्रताप सिंह, ओह माफ करना, अब तो तुम युवराज भी नहीं हो। पाउटिंग, बस चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों आए हो तुम यहाँ पर और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अंश ने तुमसे कुछ भी नहीं जीना है। तुम्हारी जनता ही तुमसे इतना ज्यादा नाराज हो गई थी कि उन्होंने तुम्हारे जैसे लापरवाह इंसान को राजा बनने से इनकार कर दिया था। महारानी चांदनी अभी इतना ही बोल पाई थी कि युवराज यश प्रताप सिंह बोलते हैं, तुम चाहिए मुझे पता, अगर नहीं बस तुम चाहिए, छोड़ दो इस सूर्यांश को और आ जाओ मेरे पास। युवराज यश प्रताप सिंह की बात को सुनकर लूना सहित महारानी चांदनी और सूर्यांश दोनों के ही खुश उड़ जाते हैं। सूर्यांश ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब युवराज यश प्रताप सिंह को महारानी चांदनी से कोई मतलब होगा, क्योंकि न सिर्फ महारानी चांदनी का विवाह सूर्यांश से हो गया है, बल्कि उन दोनों की ही एक 12 साल की बेटी है। महारानी चांदनी न सिर्फ किसी की पत्नी है बल्कि एक बच्चे की मां भी है।
किसी ने भी नहीं सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह इतना ज्यादा बेशर्म हो सकता है कि वो एक शादीशुदा औरत और एक 12 साल की बच्ची की मां के बारे में इतनी घटिया सोच रखता होगा। यहां तक कि सूर्यांश ने भी कभी नहीं सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह इतना बेशर्म हो सकता है। उसके द्वारा कहे गए एक एक शब्द को सुनकर सूर्यांश के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। वो अभी इसी वक्त अपने सामने खड़े इस घटिया आदमी को जान से मार देना चाहता था, लेकिन अचानक से ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा। लूना अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। वो जल्दी से चिल्लाते हुए बोलती है, मॉम प्लीज डैडी को देखिए, लाउडली क्राइंग, देखिए ना उन्हें क्या हो गया। अगर डैडी को कुछ भी हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, लाउडली क्राइंग। इतना बोलकर लूना रोने लग गई थी। वहीं महारानी चांदनी भी अपना ध्यान युवराज यश प्रताप सिंह से हटकर सूर्यांश की तरफ करती है। वो जल्दी से लूना को साइड करके सूर्यांश का चेकअप करने लगती है और अपने पॉकेट से 7-8 छोटा सा नीडल निकालकर सूर्यांश के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। सूर्यांश के बॉडी में जहर पूरे तरीके से फैलने से पहले ही महारानी चांदनी ने उसे रोक दिया। वो जल्द से जल्द यहां से निकालकर सूर्यांश का ट्रीटमेंट करना चाह रही थी। अचानक से ही सूर्यांश की नजर लूना पर जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, प्रिंसेस। सूर्यांश के चिल्लाने से महारानी चांदनी भी लूना की तरफ देखने लगती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब लूना की गर्दन पर उन्हें तलवार दिखाई देता है और लूना इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह के कब्जे में थी। लूना को अपने कब्जे में लेकर युवराज यश प्रताप सिंह किसी साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सूर्यगढ़ की राजकुमारी लूना सोल ओपन माउथ स्माइल। सूजन से अपने दांत पीसते हुए बोलता है, यश प्रताप सिंह, अगर लूना को कुछ भी हुआ तब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू आज तक सिर्फ इसीलिए जिंदा था क्योंकि तेरी वजह से मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा। आज तूने मेरी बेटी को हाथ लगाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर तूने उसे जरा सी भी खरोच पहुंचाई तब ये दिन तेरा आखिरी दिन होगा। सूर्यांश की धमकी से युवराज यश प्रताप सिंह जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे भी तुम्हारी बेटी को मारने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे चांद चाहिए, पाउटिंग। चांद, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। जिस पल तुम्हारा और मेरा विवाह हो जाएगा हम दोनों तन और मन दोनों से एक हो जाएंगे, उस वक्त मैं तुम्हारी इस बेटी को छोड़ दूंगा। राजकुमारी चांदनी उसकी इतनी घटिया बात सुनकर अपनी मुट्ठी बना लेती है। वो घटिया आदमी एक शादीशुदा औरत से शादी करना चाहता है। वही यश प्रताप सिंह के शिकंजे में फंसी हुई लूना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सच कह तो उसे डर खुद के लिए नहीं बल्कि सूर्यांश के लिए लग रहा था, क्योंकि उसके डैडी इस वक्त बहुत कमजोर हालत में थे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके डैडी को कुछ हो जाएगा। वही महारानी चांदनी एक नज़र सूर्यांश को देखते हैं और फिर लूना को देखते हुए बोलती है, मुझसे शादी करके और मेरे साथ रिश्ता जोड़कर भी तू क्या ही कर लेगा। तुम जैसे काया को मैं अपने लायक समझती ही नहीं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक समय पर मैं, असली राजकुमारी चांदनी, तुझे पसंद किया करती थी। तू एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रहा है अपनी चित्र को पूरा करने के लिए। अच्छा हुआ जो तुझ जैसा काया इंसान प्रतापगढ़ का राजा नहीं बन, वरना वहां का राजपथ तो कभी संभल ही नहीं पाता और इतिहास के पन्नों पर तुझे एक काया राजा का नाम मिलता। महारानी चांदनी के एक एक शब्द इतनी ज्यादा क्रूर थे जिसको सुनकर यश प्रताप सिंह गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। जिस हाथ से उसने तलवार पड़ा हुआ था, उसके गुस्सा होने की वजह से तलवार धीरे धीरे लूना की गर्दन में घुसता जा रहा था। सूर्यांश लूना को ऐसे देखकर दर्द से तड़प गया। वो क्यों आज अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लक्ष्य को भी अभी स्विच ऑफ किया गया है क्योंकि उसके अंदर एक नया फीचर ऐड करने के लिए उसे पर काम किया जा रहा है और वो पिछले 2 दिन से स्विच ऑफ है। महारानी चांदनी लक्ष्य को भी नहीं बुला सकती है। उन्होंने डेंजर अलार्म तो पहले ही महारानी जैस्मिन तक पहुंचा दिया है, लेकिन वहां के लोगों को भी यहां पर आने में बहुत समय लगने वाला है। यहां पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी को भी खुद के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब अपनी प्रिंसेस अपनी लूना को बचना चाह रहे हैं जो इस वक्त यश प्रताप सिंह के कब्जे में थी। सूर्यांश को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उठने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से जमीन पर गिर जाता है। महारानी चांदनी को कहीं से भी कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्हें अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। वो जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दांत पीसते हुए बोलती है, ठीक है, अपने पति और अपनी बेटी के लिए मुझे खुद को कुर्बान ही करना पड़ेगा तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं।
महारानी चांदनी की इस बात को सुनते हैं सूर्यांश शॉक्ड हो जाता है। लूना भी इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, उसके अंदर सूर्यांश और चांदनी के जीन्स हैं जिसकी वजह से वो भी नॉर्मल बच्चों से ज्यादा समझदार है। वो यहाँ की सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ रही थी और अपने मॉम की बात को सुनकर उसे भी झटका लग गया था। वो थोड़ी देर तक शॉक्ड रहती है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाती है। वो जानती थी कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा चालाक है और किसी न किसी तरह से खुद को बचा ही लेगी और इस घटिया आदमी क्यों अच्छे से सबक सिखाएगी। सूर्यांश भी अब तक समझ चुका था कि महारानी चांदनी कुछ तो सोच रही है। वो भी महारानी चांदनी के प्लान में उनके साथ देने के लिए अपने चेहरे पर शॉकन एक्सप्रेशन लाता है और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे महारानी चांदनी उसे धोखा दे रही है। सूर्यांश की एक्टिंग इतनी बेकार थी कि महारानी चांदनी और राजकुमारी लूना दोनों ही अपना मुंह बना लेते हैं। वो दोनों ही सूर्यांश के नकली एक्टिंग को समझ जाते हैं लेकिन यश प्रताप सिंह इस चीज को नहीं समझ पाता। वो तो महारानी चांदनी के फैसले से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो बस किसी भी तरह से महारानी चांदनी को अपना बना लेना चाहता था और वैसा ही होने वाला है। महारानी चांदनी बिना किसी भाव के युवराज यश प्रताप सिंह को देख रही थी। यश प्रताप सिंह आगे बढ़कर महारानी चांदनी के हाथ को पकड़ लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अपने हाथ पर यश प्रताप सिंह के हाथ को देखकर महारानी चांदनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो यहाँ पर सूर्यांश को आता है। वो तुरंत ही अपने पॉकेट से इमरजेंसी वाला एक छोटा सा गन निकलता है और यश प्रताप सिंह के ऊपर शूट कर देता है। उस बंदूक से निकली हुई गोली सीधा यश प्रताप के हाथ पर लगती है और वो महारानी चांदनी का हाथ छोड़ देता है। लेकिन गुस्सा उसके अंदर बहुत ज्यादा था क्योंकि सूर्यांश ने उस पर हमला कर दिया। सूर्यांश श्रीवास्तव का दुश्मन था और उसकी छोटी से छोटी हरकत भी यश प्रताप को बहुत गुस्सा दिलाती थी। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि महारानी चांदनी को जोर से धक्का दे देता है और सूर्यांश की तरफ बढ़ने लगता है। उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि महारानी चांदनी उसके धक्के की वजह से जमीन पर गिर जाती है और एक पत्थर से उनका सर टकरा जाता है जिसकी वजह से उनके सर से बहुत खून आने लगता है। महारानी चांदनी की ऐसी हालत देखकर सूर्यांश एकदम तड़प गया। लूना तो बिना रुके रोए जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो अपनी मॉम से भी बहुत प्यार करती थी। वो जब देखती है कि यश प्रताप सिंह उसके डैडी की तरफ जा रहा है तब वो जल्दी से खड़ी होकर अपने डैडी के पास आकर उन्हें हग कर लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, यू शैमलेस मॉन्स्टर डॉन, टी यू डेयर तो टच माई डैडी ऑथरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर यू। इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में और डरी हुई थी कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसने जो कुछ भी बोला था वो अंग्रेजी के शब्द थे जिसे यश प्रताप सिंह नहीं समझ सकता था। लूना को अपने सामने खड़ा देखकर सूर्यांश डर जाता है क्योंकि अगर लेना ऐसे ही यश प्रताप सिंह के सामने खड़ी रही तब यश प्रताप सिंह सूर्यांश से पहले उसे ही नुकसान पहुंचा देगा। सूर्यांश लूना को वहां से भगाने के लिए उसे डांटता है लेकिन लूना वहां से बिल्कुल भी नहीं जाती। वो इस वक्त अपने डैडी और मोम को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थी। यश प्रताप सिंह जल्दी से सूर्यांश के पास आ जाता है और लूना की गर्दन को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। उसे लूना से नफरत था क्योंकि लूना महारानी चांदनी और सूर्यांश की बेटी थी। वो उस लड़की की बेटी थी जिसे वह अपनी पत्नी बनना चाहता था। वो इतनी बेरहमी से लूना को फेंकता है कि लूना बहुत दूर जाकर गिरती है। उसके सर पर भी बहुत गहरी चोट लग गई थी। वो एकदम बेहोशी की हालत में पहुंच गई थी। वो खुद को संभाल कर खड़ा करती है तब सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। महारानी चांदनी खुद को संभालकर किसी भी तरह से खड़ी होती है और यश प्रताप सिंह की तरफ बढ़ जाती है। वो जमीन पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर यश प्रताप के सर पर दे मरती है। यश प्रताप सिंह के हाथ में इस वक्त तलवार था जिससे वो सूर्यांश की गर्दन को काटने वाला था लेकिन महारानी चांदनी ने पहले ही उसके सिर पर वार कर दिया था। लूना दौड़कर उन लोगों के पास जाने लगती है। आसपास मौजूद सभी नकाबपोश चुपचाप बस तमाशा देख रहे थे। कोई यहाँ पर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि युवराज यश प्रताप सिंह ने उन्हें साफ साफ मना किया हुआ था। सर पर पत्थर लगने की वजह से यश प्रताप सिंह का दिमाग चकरा जाता है और खुद को संभालने में भी उसे 10 मिनट का समय लग जाता है। वो जब होश में आता है तब उसे महारानी चांदनी सूर्यांश की बाहों में दिखाई देती है जो सूर्यांश के लिए आज पहली बार रो रही थी। लूना भी जाकर उन लोगों को हक कर लेती है और रोने लगती है। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि खड़ा होकर बिना कुछ सोचे समझे अपने कमर में बने हुए एक बहुत खतरनाक तरीके के खंजर को निकलता है और उन लोगों के पास जाकर सीधा महारानी चांदनी के पीठ में घुसा देता है।
ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में ही नहीं आया और वहां पर महारानी चांदनी की दर्द भारी चीख गूंज गई। युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल किसी साइको की तरह अपनी लाल आंखों से महारानी चांदनी को देखते हुए बोलते हैं, अगर आप हमारी नहीं तो आप किसी की नहीं चांद। आपकी वजह से हमने कितना त्याग किया है, लेकिन फिर भी आप हमारी नहीं हो तो अब आपको जीने का भी कोई हक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ युवराज यश प्रताप सिंह उस खंजर को महारानी चांदनी के पीठ से निकलते हैं और दोबारा से बहुत ताकत के साथ उनकी पीठ में घुसा देते हैं और इसी के साथ महारानी चांदनी बेजान जमीन पर गिर जाती है। सूर्यांश के तो मानो होश उड़ जाते हैं। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किया अपने दिल पर हाथ रख लेता है। उसे अपने दिल पर इतना तेज दर्द होता है कि वो इसे सह नहीं पा रहा था और उसी वक्त शायद उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो बहुत मेजर हार्ट अटैक था जिसकी वजह से सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। महारानी चांदनी उसकी जान थी। चांदनी इकलौती ऐसे इंसान थी जिस पर सूर्यांश अपना हक जता सकता था। वो शोर मचा कर कह सकता था कि महारानी चांदनी सिर्फ और सिर्फ उसकी है। वो पहले इंसान जिसके पास उसे अपनापन महसूस हुआ था वो महारानी चांदनी ही तो थी। आज महारानी चांदनी की सांसों को रुकता हुआ देखकर सूर्यांश की धड़कनें भी रुक गई। वो इस कदर सदमे में चला गया कि वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। वो इस सदमे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। महारानी चांदनी के मृत शरीर को देखकर सूर्यांश अपनी लाल आंखें धीरे धीरे बंद कर लेता है और एक वक्त ऐसा आया जब उसकी भी सांसें रुक गई। एक साथ अपने मॉम और डैडी दोनों को मारता हुआ देखकर लूना की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो जोर जोर से मॉम और डैडी चिल्लाने लगी और उनको हिला हिला कर उठने की कोशिश करने लगी। वो अभी भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उसके मॉम डैडी ठीक हो और अपने दर्द को कम करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हो, वरना ये सब सिर्फ एक सपना हो। उसका दिल इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसके मॉम और डैडी दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो अपने मॉम और डैडी दोनों की नस चेक करती है और अचानक से ही जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। ये सब अचानक से क्या हो गया? अभी सुबह तक तो उनकी छोटी सी फैमिली कितना खुश थी और अब अचानक से ये सब नहीं होना चाहिए था। लूना अभी बहुत छोटी थी और ये सब देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। वो जानती थी कि उसके डैडी उसकी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और महारानी चांदनी के बिना सूर्यांश कभी जीने के बारे में सोचता भी नहीं है। आज दोनों को इस तरह से एक दूसरे के लिए मरता हुआ देखकर लूना का माइंड एकदम ब्लैक हो गया। वो अपनी आंखों में बेहिसाब नफरत और गुस्सा लिए युवराज यश प्रताप सिंह को देखती है जो किसी साइको की तरह हंस रहा था। वो बेहद नफरत के साथ अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए बोलती है, मेरी मॉम और डैडी को मारकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। गलतफहमी में है तू कि तू इस खेल में जीत गया। आज मेरे मॉम और डैडी की मौत हुई है, लेकिन याद रखना अब बारी तेरी मौत की है और तुझे मरने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे मॉम और डैडी ही होंगे। जितनी बेरहम तूने मेरे मॉम और डैडी पर दिखाई है, आई प्रॉमिस इससे 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक मौत तुझे देंगे मेरे डैडी। मेरे मॉम और डैडी का मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है युवराज यश प्रताप सिंह। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। अपनी मौत का बदला महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी और महारानी चांदनी खुद लेंगे, तुझे ये वादा है लूना सोल का। इतना बोलकर लूना अपनी लाल आंखों को बहुत जोर से बंद कर लेती है और अपने मॉम और डैडी की तरफ मुड़कर दोनों के हाथ को बेहद ही मजबूती से पकड़ लेती है। वही लूना के द्वारा बोले गए एक एक शब्द को सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने अपने रास्ते के इस आखिरी कांटे को भी मिटाने का फैसला कर लिया। वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे थे कि अगर आज लूना जिंदा बच गई तब फ्यूचर में अपने माँ बाप का बदला लेने लूना वापस आएगी और वो काली का रूप धारण करके युवराज यश प्रताप सिंह का सर्वनाश करेगी। यही सोचकर युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में आ जाते हैं और अपने हाथ में पड़े हुए उसी खंजर को जिसे उन्होंने महारानी चांदनी को मारा था लेकर लूना के पास आते हैं। लूना जिसने अपने एक हाथ से अपने डैडी के हाथ को पकड़ा हुआ था और अपने दूसरे हाथ से अपनी मॉम के हाथ को पकड़ा हुआ था, जिनके हाथ में अभी भी वही ब्रेसलेट था। वो मन ही मन युवराज यश प्रताप सिंह की जिंदगी को बर्बाद कर देने का फैसला कर लेती है। इतनी कम उम्र में उसके अंदर जिस तरह की नफरत भर गई थी, ये आगे जाकर एक बहुत ही डरावनी कहानी लिखने वाला है। लूना मन ही मन कुछ फैसला कर लेती है। वो पहले अपने आंखों के सभी आंसू को बहने देती है। रोते रोते अचानक से ही उसे बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द उसकी पीठ पर हो रहा था क्योंकि उसके पीठ पर युवराज यश प्रताप सिंह ने चाकू से वार कर दिया था।
लूना जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर था। वो कुछ सोचती समझता उसके पहले ही उसके पीछे से चाकू को निकालकर एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस बार लूना खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो सूर्यांश और चांदनी के हाथ को पकड़े पकड़े जमीन पर गिरी हुई थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है और सभी कातिलों को नफरत भरी नजरों से देखने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और उसके हाथ की पकड़ सूर्यांश और चांदनी के हाथ पर ढीली हो गई। युवराज यश प्रताप सिंह और सभी नकाबपोश किसी हैवानों की तरह जोर जोर से हंस रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना बदला ले लिया। आज उनकी आंखों के ही सामने महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश सहित इन दोनों की प्यार की निशानी भी मर गई। वो तीनों की लाश को देखकर राक्षसों की तरह हंस रहे थे। महारानी चांदनी, महाराज सूर्यांश सहित लूना की भी सांसें रुक चुकी थी। सब कुछ खत्म। बिल्कुल भी नहीं। जिस पल लूना की सांसें रुकी उसी पल अचानक से ही महारानी चांदनी के हाथों में पहना हुआ ब्रेसलेट कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। अचानक से ही महारानी चांदनी के हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी, सफेद रंग की रोशनी। रोशनी शुरुआत में तो बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। ब्राइटनेस इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ गई। वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें खोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं इस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे काले कपड़े पहने हुए एक इंसान खड़ा था, जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी था। किसी ने भी अभी तक उस रहस्यमय इंसान को नहीं देखा था। वो रहस्यमयी काले रंग के कपड़े पहने हुए इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। वो एक लड़की थी। ये वही लड़की है जो अचानक से ही एक बार मागड़ में आ गई थी और फिर चली गई। दोबारा यही रहस्यमयी लड़की तब आई थी जब राजकुमारी चांदनी अगवा हो गई थी। वो इतनी ब्राइटनेस में भी सब कुछ देख पा रही थी क्योंकि उसकी आंखों पर एक अजीब सा चश्मा था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने साल बाद भी उसकी उम्र अभी तक 18 साल की ही थी। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था, जैसे वो कोई नर्क की देवी है। वो एक खतरनाक सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, 2 बार गलत समय पर आने के बाद अब फाइनली मैं सही समय पर आ गई। इतना बोलते ही वो लड़की जमीन पर पड़ी हुई लूना कैलाश को ध्यान से देख रही थी और तभी उसकी नजर महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश के लाश पर चली जाती है। महारानी चांदनी और महाराज सूर्यांश के लाश को देखकर उसकी आंखों में कुछ पल के लिए कुछ इमोशंस आते हैं जो थोड़ी ही देर में चले जाते हैं। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह और सभी नकाबपोशों ने जोर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि अब यही ब्राइटनेस उनकी आंखों को बहुत तकलीफ दे रही थी। सब कुछ इतना ज्यादा चमकीला हो चुका था कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से ही ब्राइटनेस वापस से कम होने लग गई। धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ पहले जैसा हो गया। सब कुछ इतना ज्यादा चमकीला हो चुका था कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से ही ब्राइटनेस वापस से कम होने लग गई। धीरे धीरे ब्राइटनेस कम होने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो रहस्यमयी लड़की अभी भी बरगद के पेड़ के पास बिना किसी भाव के खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। ये वो लड़की नहीं थी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी। इस नई काले कपड़े पहनने वाली लड़की यहाँ एकदम अभी अभी आई है और ठीक उसके पीछे से उसके जैसी एक और लड़की चुपचाप वहां से चली। दोनों लड़कियों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे। दोनों के ही चेहरे पर मास्क था। दोनों ने ही एक दूसरे को ऐसे इग्नोर किया जैसे उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही लड़कियां एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है। जो लड़की जा रही थी उसने इस मौत के मंजर को बहुत अच्छे से देखा था और वही दूसरी लड़की ब्राइटनेस कम होने के बाद यहां आई है। वो बिना किसी भाव के बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी रहकर सामने का नजारा देखना है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी वाइब दे रहा था। वो सामने का नजारा देख रही थी। इस इतनी तेज रोशनी के बीच क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन इन कुछ मिनट में ही कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। युवराज यश प्रताप सिंह और सभी नकाबपोश जब अपनी आंखें खोलते हैं तब अपने सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता कि उन्होंने क्या देख लिया। इस वक्त उनकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी जिंदा सही सलामत अपनी लाल आंखों के साथ खड़े थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
ये दोनों तो अभी मारे गए थे। युवराज यश प्रताप सिंह ने तो अपने हाथों से इन लोगों को मार डाला था, फिर ये लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन है। सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये पहली बार था जब युवराज यश प्रताप सिंह की आंखों में भी डर आ गया था। इस बार सूर्यांश की आंखों में जो डरावना खूनी इंटेंशन था, उन्हें देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग थर थर कांप रहे थे। सूर्यांश का ऑरा इतना ज्यादा भयानक था कि दो लोग तो दिल के दोहरे से ही मर गए। वहीं पेड़ के पास खड़ी रहस्यमयी लड़की एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सामने चल रहे तमाशे को देख रही थी। वो अपनी नजरें घुमा कर दूसरी तरफ देखती है, जहां से दूसरी रहस्यमयी काले रंग के कपड़े पहनी हुई लड़की चुपचाप गायब हो गई। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन को बिल्कुल किसी साइको की तरह रगड़ने लगती है। वो बहुत ही डरावने भाव के साथ युवराज यश प्रताप सिंह को देख रही थी। उसके चेहरे पर जिस तरीके की मुस्कुराहट थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वही इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में अगर कोई इंसान था तो वो था महाराज सूर्यांश। अभी उनके आंखों के सामने ही महारानी चांदनी पर इतना भयानक चाकू से वार किया गया था। महारानी चांदनी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हर कोई बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन इस बारे में जानने के बाद भी युवराज यश प्रताप सिंह ने इतनी बड़ी गलती कर दी। वही एक मरे हुए इंसान को अपनी आंखों के सामने सही सलामत वापस से जिंदा देखकर, जिसके शरीर पर एक छोटी सी खरोच का निशान भी नहीं था, युवराज यश प्रताप सिंह बहुत बुरे तरीके से डर चुके थे। सूर्यांश को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद भी उन्हें सूर्यांश के और महारानी चांदनी के ऊपर एक खरोच तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आसपास काले बादल छा गए थे। आज मौसम कुछ अलग ही मूड में था। सूर्यांश बेहद गुस्से में युवराज यश प्रताप सिंह की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज यश प्रताप सिंह अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़े रह गए थे, लेकिन बाकी के लोग डर की वजह से भागने लगे। वो लोग अभी ज्यादा आगे नहीं गए होंगे कि तभी महारानी चांदनी गुस्से में अपने घोड़े के पास जाती है। घोड़े की गर्दन में एक थैला बंधा हुआ था। उस पहले को लेकर महारानी चांदनी सूर्यांश के पास आती है और उसे थैली में हाथ डालकर उसके अंदर से ग्रेनेड बाहर निकलती है। वो बिना कुछ सोचे समझे ग्रेनाइट को ऑन करके सीधा उन सभी नकाबपोश लोगों के ऊपर फेंक देती है। 2 सेकंड और सभी नकाबपोश लाश बनकर जमीन पर पड़े हुए थे। धमाका इतना बड़ा था कि युवराज यश प्रताप सिंह अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं। उनके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। वो इतनी ज्यादा सदमे में थी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर हो क्या रहा है। महाराज सूर्यांश को बार बार याद आ रहा था कि इस आदमी ने कैसे महारानी चांदनी को चाकू मारा था। उनकी ही आंखों के सामने इस आदमी ने उनकी प्रिंसेस को भी मार डाला था। महारानी चांदनी और राजकुमारी लूना सोल महाराज सूर्यांश की बॉटम लाइन है, जिसे क्रॉस कर दिया था आज युवराज यश प्रताप सिंह ने। हर गलती की सजा होती है, लेकिन इस गलती की कोई सजा नहीं। वो गुस्से में आगे बढ़ते हैं और यश प्रताप सिंह के बाल को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके सर को ऊपर करते हैं और थोड़ी ही दूर बने एक पेड़ के पास जाकर उसके सर को बहुत जोर से पेड़ पर पटक देते हैं। चोट युवराज यश प्रताप सिंह को इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि उनके सर से खून बिल्कुल पानी की तरह बह रहा था। वो खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि अचानक से उन्हें अपने पेट पर जोरदार लात पड़ती है। युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल भी होश में नहीं थे कि उनके साथ अचानक से इन कुछ मिनट में क्या हो गया। सूर्यांश गुस्से में बार बार युवराज यश प्रताप सिंह को मारे जा रहा था। सूर्यांश का हर एक वार इतना ज्यादा भयानक था कि युवराज यश प्रताप सिंह कुछ भी संभाल नहीं पा रहे थे। सूर्यांश युवराज यश प्रताप सिंह को और तकलीफ देते हुए बोलता है, राजमाता सुमित्रा देवी मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मेरी चांद, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत जो तुझे चाहिए थी वो भी मेरी बन गई है, मेरे बच्चे की माँ बन गई है। प्रतापगढ़ जिसके नाम पर तू इतना घमंडी हो चुका था, अब वहां का महाराज मैं हूँ। कुछ नहीं है तेरे पास, तू एक हारे हुए इंसान से ज्यादा और कुछ नहीं है। इस धरती पर जिंदा रहकर तू ऑक्सीजन वेस्ट। इस बात को हिंदी में कैसे बोलते हैं आप लोग समझ लेना, क्योंकि सूर्यांश ने हिंदी में बोला है, कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तू इस धरती पर बस एक बोझ बनकर रह गया है जो सिर्फ यहाँ के अनाज को ही कम कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है तुझे तेरी जिंदगी से आजाद करने का। हमने तुझे एक मौका दिया था अपनी जिंदगी ने सिरे से शुरू करने का। तू चाहता तो खुद का अपना एक छोटा सा परिवार बसाकर खुश रह सकता था, लेकिन खुद का परिवार बसाने की जगह तूने मेरे परिवार को उजाड़ने की कोशिश की। मेरी लूना, मेरी प्रिंसेस, मेरी जिंदगी, मेरे जिगर के टुकड़े को आज तेरी वजह से कितना ज्यादा डर लग गया था। मेरी प्रिंसेस आज तेरी वजह से इतना ज्यादा रोई है, उसके हर एक आंसू की कीमत चुकाएगा तू।
चांद, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे चाकू मारने की हिम्मत कर दी तूने। वो तो खुद ही था जिसने शुरुआत में उसे ठुकराया था, लेकिन अब जब वो तुझे भूल कर आगे बढ़ गई है और मेरे साथ अपनी जिंदगी की रही है, तब तो उसकी जिंदगी में आग लगाने के लिए वापस आ गया। वो कोई सामान नहीं है जो नहीं मिले तो उसे नष्ट कर दो। वो अर्धांगिनी है मेरी और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य। मेरी आंखों के सामने मेरी चांदनी को तूने इतनी तकलीफ दे दी। अब वक्त आ गया है कि तकलीफ तुझे दी जाए। दुनिया वालों की नजरों में तो एक मरा हुआ इंसान घोषित होगा जो किसी जानवर द्वारा मारा जा चुका है, लेकिन तुझे अब जीते जी नर्क के दर्शन मैं करवाऊंगा। सूर्यांश के टॉर्चर रूम में तुम मेरे सबसे पसंदीदा रहोगे। चांदनी, अपना हर एक एक्सपेरिमेंट अब तुम पर करेगी। हर एक टॉर्चर की हद पार कर दूंगा तुम्हारे साथ मैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना। अभी तक युवराज यश प्रताप सिंह जो चुपचाप बात सुन रहे थे, टॉर्चर का असली मतलब जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अब माफी मांगने तक की हालत में नहीं थी, क्योंकि सूर्यांश ने सबसे पहले उनके मुंह को ही तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। सूर्यांश चिल्लाते हुए बोलता है, चांद, इस लैब के जेल में बंद करो। सूर्यांश की बात को सुनकर महारानी चांदनी अपने होश में वापस आती है, जो आज पहली बार सूर्यांश को ऐसे रूप में देख रही थी। वो सूर्यांश की बात को समझकर तुरंत ही अपने ब्रेसलेट को पड़ती है, लेकिन उनके हाथ में कोई ब्रेसलेट था ही नहीं। वो हैरानी से अपने हाथ को देखने लगती है जिसमें ब्रेसलेट नहीं था। वो टेंशन भरी नजरों से इधर उधर देखने लगती है, तभी उनकी नजर अचानक से ही बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी रहस्यमयी लड़की पर पड़ जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्हें उस लड़की के हाथों में अपना ब्रेसलेट दिखाई देता है। महारानी चांदनी को ऐसा लगता है जैसे वो लड़की कोई चोर है, जिसकी वजह से वो उस लड़की की तरफ बढ़ जाती है। वो लड़की के पास पहुंचती उसके पहले ही लड़की अपने ब्रेसलेट के साथ कुछ करती है, और अचानक से ही ब्रेसलेट के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। वो लड़की इस रोशनी को युवराज यश प्रताप सिंह की तरफ कर देती है, जो अधमरी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। वो अजीब सी रहस्यमयी रोशनी जैसे ही युवराज यश प्रताप सिंह से टकराती है, अचानक से ही युवराज यश प्रताप सिंह किसी चुंबक की तरह खींचते हुए आते हैं और ब्रेसलेट के अंदर समा जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। महारानी चांदनी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उनके बेसिक में ऐसा फीचर नहीं था। उन्हें अपने ब्रेसलेट में किसी को कैद करने के लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन ये तो बिना किसी मेहनत के किसी को भी अपने अंदर कैद कर ले रहा है। इस नज़ारे को देखकर महाराज सूर्यांश और महारानी चांदनी दोनों ही जल्दी से उस रहस्यमयी लड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। एक्चुअली में इन दोनों को खुद ही नहीं पता था कि करने के बाद ये लोग जिंदा कैसे होगा, लेकिन अपने सामने खड़ी रहस्यमयी लड़की को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि उनके वापस से जिंदा होने के पीछे कहीं ना कहीं इसी लड़की का हाथ है। वो दोनों थोड़ी देर तक उस लड़की को घूर कर देखते हैं, क्योंकि लड़की ने साल 2024 के कपड़े पहन रखे थे, और अचानक से ही सूर्यांश उसके चेहरे का मास्क हटा देता है। जिस पल रहस्यमयी लड़की का मास्क हटा है, उसका चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बेदाग सा चेहरा सूर्यांश और चांदनी के सामने आ जाता है। उसके चेहरे को देखते ही सूर्यांश और चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो लड़की बेहद ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराकर अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देख रही थी। सूर्यांश थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, तुम तो। 2 घंटे बाद महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी और महारानी चांदनी बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप मागढ़ के महल में वापस आ जाते हैं। गौर करने वाली बात यह थी कि उनके साथ लूना नहीं थी। लूना कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ, इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, महारानी चांदनी का ब्रेसलेट कैसे गायब हो गया। इस वक्त महारानी चांदनी के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो उस रहस्यमयी लड़की ने महारानी चांदनी को दिया था। उसने महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी और महारानी चांदनी को कुछ ऐसी सच्चाई बता दी जिसके बाद दोनों लूना को इग्नोर करके अपने घर वापस आ गए। दुनिया वालों की नजरों में लूना मर गई है, लेकिन महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी और महारानी चांदनी के साथ साथ राजमाता जैस्मिन भी अच्छे से जानती थी कि लूना मरी नहीं है। लूना को अपनी जिंदगी इस यूनिवर्स में नहीं बितानी थी। उसकी किस्मत में भगवान ने पहले से ही कुछ और लिख रखा था। वो लोग लूना को वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। टाइम और यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करने से सब कुछ बदल जाएगा। इस स्टोरी में मेनली 3 टाइम लाइन की बात हो रही है। 2024, 2104 और एक 16वीं सदी का कोई टाइम है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं।
कहानी शुरू होती है साल 2104 से, जहां एक साइंटिस्ट जैस्मिन टाइम मशीन बनाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर देती है और एक टाइम पोर्टल क्रिएट कर देती है जो किसी और यूनिवर्स से कनेक्ट था। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो खैर सभी को पता ही होगा कि जितनी सारी पॉसिबिलिटीज इस दुनिया में हो सकती है उतने सारे अलग अलग यूनिवर्स हैं। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, लेकिन मेरी स्टोरी में मान लो ना कि ऐसा हो सकता है। खुद उस टाइम पोर्टल के जरिए 16वीं सदी में पहुंच जाती है, जबकि उनकी 5 साल की बेटी यहीं पर रह जाती है जो आगे जाकर खुद भी एक बहुत महान साइंटिस्ट बनती है। 16वीं शताब्दी के एक महाराज से शादी करके जैस्मिन सेट हो गई और एक बेटी को भी जन्म दिया। उनके देवर ने सत्ता और राजगद्दी की लालच में पूरे राज्य परिवार को खत्म कर दिया। जैस्मिन को जेल में डाल दिया, लेकिन जैस्मिन ने अपनी बच्ची को बचा दिया जो उनकी ही दोस्त के पास पहुंच गई। वो कुछ 15 साल के आसपास की थी जब उन्हें वहां की युवराज पर क्रश आ गया। वो बहुत छोटी और मासूम थी जो कुछ समय के आकर्षण के लिए युवराज के आगे पीछे घूमती थी, जिसकी वजह से युवराज उससे नफरत करते थे और उसे नुकसान पहुंचा करते थे। महल में 2 और लोग थे जो छोटी राजकुमारी से बहुत जलते थे और उसे चांद से मारने की साजिश करते थे। जिस पल वो छोटी राजकुमारी मर गई, उसी पल हमारे रियल यूनिवर्स में इस साल 2104 में मौजूद जैस्मिन की बेटी भी उसी खाई में गिरकर मरती है जहां पर जैस्मिन के खराब टाइम मशीन के पार्ट पुर्जे फेंके गए थे। उस खाई में टाइम पोर्टल था जिसके जरिए जैस्मिन की पहली बेटी जो भविष्य में थी वो दूसरी बेटी से बदल जाती है। दोनों की आत्माएं बदल जाती है। और इसके बाद शुरू हुई 16वीं शताब्दी की कहानी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक और चीज थी जो हुई थी। साल 2104 में जैस्मिन की बेटी एंजेलिना के मरने के कुछ समय पहले एक अनजान लड़का उनके पास आकर उन्हें कुछ अजीब अजीब सी बातें बताता है। और उनके मरने के कुछ समय बाद ही एंजेलिना के कातिलों को बहुत बुरी मौत मार देता है। वो अनजान लड़का कौन है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। 16वीं शताब्दी। इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक 16वीं शताब्दी के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है या फिर जिसके जवाब आप रीडर नहीं समझ पा रहे होंगे। इसमें 2-3 अनजान कैरेक्टर आए हुए हैं। प्रतापगढ़ के महाराज कभी आए ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस स्टोरी में अधूरा रह गया है। सूर्यांश और चांदनी की स्टोरी के बाद इस स्टोरी में एक और लव स्टोरी है जो 16वीं शताब्दी में नहीं बल्कि साल 2024 की है। जिस तरह एंजेलिना साल 2104 से 16वीं शताब्दी में टपक गई है, बिल्कुल उसी तरह सूरज भी 2024 से 16वीं सदी में सूर्यांश बनाकर टपक गया। साल 2104 का तो सबको समझ में आता है कि टाइम पोर्टल क्रिएट हुआ था, लेकिन साल 2024 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सूरज का पुनर्जन्म हो गया। सूरज का यहाँ पर आना सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक था। सिर्फ सूरज ही नहीं, सूरज की माँ कभी यहाँ आना एक रहस्य ही है। 16वीं सदी की कहानी मैंने इस स्टोरी में ही खत्म कर दी है और साल 2104 की कहानी मैंने बहुत ही शॉर्टकट में समझा दी है। और अब बारी है ये जानने की कि इन दोनों कहानियों में साल 2024 कहां से बीच में आ गया। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको मेरी नई स्टोरी पढ़नी होगी जो एक तरह से इस स्टोरी से कनेक्ट है। साल 2024, यहाँ पुनर्जन्म होता है लूना का और राजकुमारी चांदनी का रहस्यमयी ब्रेसलेट लूना के पास होता है। और साल 2024 कैसे बाकी के दोनों समय से जुड़ा हुआ है, इस बात को जानने के लिए इस नई स्टोरी को पढ़िए। लूना की स्टोरी जानने के लिए नई स्टोरी को पढ़िए जिसका नाम है रीबर्थ इन बुक 2। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/D2E67E52C2F7A541845A20F B219C357E8F9A। और है आप सभी से सारे कमेंट पढ़ती हूँ और अब सभी के कहे अनुसार बातों को सोचती भी हूँ। हालांकि टाइम नहीं दे पाती, इसके पीछे एक वजह है। मैं रिप्लाई कर तो देती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ही वापस डिलीट हो जाता है और मुझे पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और एक और चीज़ है जो थोड़ी प्रॉब्लम की बात है कि स्टोरी का लिंक देने के बावजूद भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ नाम को ही सर्च कर लीजिए। इस स्टोरी में मेनली 3 टाइम लाइन की बात हो रही है, 2024, 2104 और एक 16वीं सदी का कोई टाइम है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2104 से, जहां एक साइंटिस्ट जैस्मिन टाइम मशीन बनाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर देती है और एक टाइम पोर्टल क्रिएट कर देती है जो किसी और यूनिवर्स से कनेक्ट था।
पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो खैर सभी को पता ही होगा कि जितनी सारी पॉसिबिलिटीज इस दुनिया में हो सकती है उतने सारे अलग अलग यूनिवर्स हैं। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, लेकिन मेरी स्टोरी में मान लो ना कि ऐसा हो सकता है। खुद उस टाइम पोर्टल के जरिए 16वीं सदी में पहुंच जाती है, जबकि उनकी 5 साल की बेटी यहीं पर रह जाती है, जो आगे जाकर खुद भी एक बहुत महान साइंटिस्ट बनती है। 16वीं शताब्दी के एक महाराज से शादी करके जैस्मिन सेट हो गई और एक बेटी को भी जन्म दिया। उनके देवर ने सत्ता और राजगद्दी की लालच में पूरे राज्य परिवार को खत्म कर दिया। जैस्मिन को जेल में डाल दिया, लेकिन जैस्मिन ने अपनी बच्ची को बचा दिया, जो उनकी ही दोस्त के पास पहुंच गई। वो कुछ 15 साल के आसपास की थी जब उन्हें वहां की युवराज पर क्रश आ गया। वो बहुत छोटी और मासूम थी, जो कुछ समय के आकर्षण के लिए युवराज के आगे पीछे घूमती थी, जिसकी वजह से युवराज उससे नफरत करते थे और उसे नुकसान पहुंचा करते थे। महल में 2 और लोग थे जो छोटी राजकुमारी से बहुत जलते थे और उसे चांद से मारने की साजिश करते थे। जिस पल वो छोटी राजकुमारी मर गई, उसी पल हमारे रियल यूनिवर्स में इस साल 2104 में मौजूद जैस्मिन की बेटी भी उसी खाई में गिरकर मरती है जहां पर जैस्मिन के खराब टाइम मशीन के पार्ट पुर्जे फेंके गए थे। उस खाई में टाइम पोर्टल था, जिसके जरिए जैस्मिन की पहली बेटी जो भविष्य में थी वो दूसरी बेटी से बदल जाती है। दोनों की आत्माएं बदल जाती है। और इसके बाद शुरू हुई 16वीं शताब्दी की कहानी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक और चीज थी जो हुई थी। साल 2104 में जैस्मिन की बेटी एंजेलिना के मरने के कुछ समय पहले एक अनजान लड़का उनके पास आकर उन्हें कुछ अजीब अजीब सी बातें बताता है। और उनके मरने के कुछ समय बाद ही एंजेलिना के कातिलों को बहुत बुरी मौत मार देता है। वो अनजान लड़का कौन है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। 16वीं शताब्दी। इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक 16वीं शताब्दी के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, या फिर जिसके जवाब आप रीडर नहीं समझ पा रहे होंगे। इसमें 2-3 अनजान कैरेक्टर आए हुए हैं। प्रतापगढ़ के महाराज कभी आए ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस स्टोरी में अधूरा रह गया है। सूर्यांश और चांदनी की स्टोरी के बाद इस स्टोरी में एक और लव स्टोरी है जो 16वीं शताब्दी में नहीं बल्कि साल 2024 की है। जिस तरह एंजेलिना साल 2104 से 16वीं शताब्दी में टपक गई है, बिल्कुल उसी तरह सूरज भी 2024 से 16वीं सदी में सूर्यांश बनाकर टपक गया। साल 2104 का तो सबको समझ में आता है कि टाइम पोर्टल क्रिएट हुआ था, लेकिन साल 2024 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सूरज का पुनर्जन्म हो गया। सूरज का यहाँ पर आना सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक था। सिर्फ सूरज ही नहीं, सूरज की माँ कभी यहाँ आना एक रहस्य ही है। 16वीं सदी की कहानी मैंने इस स्टोरी में ही खत्म कर दी है और साल 2104 की कहानी मैंने बहुत ही शॉर्टकट में समझा दी है। और अब बारी है ये जानने की कि इन दोनों कहानियों में साल 2024 कहां से बीच में आ गया। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको मेरी नई स्टोरी पढ़नी होगी, जो एक तरह से इस स्टोरी से कनेक्ट है। साल 2024 यहाँ पुनर्जन्म होता है लूना का और राजकुमारी चांदनी का रहस्यमयी ब्रेसलेट लूना के पास होता है। और साल 2024 कैसे बाकी के दोनों समय से जुड़ा हुआ है, इस बात को जानने के लिए इस नई स्टोरी को पढ़िए। लूना की स्टोरी जानने के लिए नई स्टोरी को पढ़िए, जिसका नाम है रीबर्थ इन बुक 2। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/D2E67E52C2F7A541845A20F B219C357E8F9A। और है आप सभी से सारे कमेंट पढ़ती हूँ और अब सभी के कहे अनुसार बातों को सोचती भी हूँ। हालांकि टाइम नहीं दे पाती, इसके पीछे एक वजह है। मैं रिप्लाई कर तो देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों 1 सेकंड 2 सेकंड बाद ही वापस डिलीट हो जाता है और मुझे पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और एक और चीज़ है जो थोड़ी प्रॉब्लम की बात है कि स्टोरी का लिंक देने के बावजूद भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ नाम को ही सर्च कर लीजिए। इस स्टोरी में मेनली 3 टाइम लाइन की बात हो रही है, 2024, 2104 और एक 16वीं सदी का कोई टाइम है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2104 से, जहां एक साइंटिस्ट जैस्मिन टाइम मशीन बनाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर देती है और एक टाइम पोर्टल क्रिएट कर देती है जो किसी और यूनिवर्स से कनेक्ट था। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो खैर सभी को पता ही होगा कि जितनी सारी पॉसिबिलिटीज इस दुनिया में हो सकती है उतने सारे अलग अलग यूनिवर्स हैं। हालांकि ये बस एक थ्योरी है, लेकिन मेरी स्टोरी में मान लो ना कि ऐसा हो सकता है।
खुद उस टाइम पोर्टल के जरिए 16वीं सदी में पहुंच जाती है, जबकि उनकी 5 साल की बेटी यहीं पर रह जाती है, जो आगे जाकर खुद भी एक बहुत महान साइंटिस्ट बनती है। 16वीं शताब्दी के एक महाराज से शादी करके जैस्मिन सेट हो गई और एक बेटी को भी जन्म दिया। उनके देवर ने सत्ता और राजगद्दी की लालच में पूरे राज्य परिवार को खत्म कर दिया। जैस्मिन को जेल में डाल दिया, लेकिन जैस्मिन ने अपनी बच्ची को बचा दिया, जो उनकी ही दोस्त के पास पहुंच गई। वो कुछ 15 साल के आसपास की थी जब उन्हें वहां की युवराज पर क्रश आ गया। वो बहुत छोटी और मासूम थी, जो कुछ समय के आकर्षण के लिए युवराज के आगे पीछे घूमती थी, जिसकी वजह से युवराज उससे नफरत करते थे और उसे नुकसान पहुंचा करते थे। महल में 2 और लोग थे जो छोटी राजकुमारी से बहुत जलते थे और उसे चांद से मारने की साजिश करते थे। जिस पल वो छोटी राजकुमारी मर गई, उसी पल हमारे रियल यूनिवर्स में इस साल 2104 में मौजूद जैस्मिन की बेटी भी उसी खाई में गिरकर मरती है, जहां पर जैस्मिन के खराब टाइम मशीन के पार्ट पुर्जे फेंके गए थे। उस खाई में टाइम पोर्टल था, जिसके जरिए जैस्मिन की पहली बेटी जो भविष्य में थी वो दूसरी बेटी से बदल जाती है। दोनों की आत्माएं बदल जाती है। और इसके बाद शुरू हुई 16वीं शताब्दी की कहानी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक और चीज थी जो हुई थी। साल 2104 में जैस्मिन की बेटी एंजेलिना के मरने के कुछ समय पहले एक अनजान लड़का उनके पास आकर उन्हें कुछ अजीब अजीब सी बातें बताता है। और उनके मरने के कुछ समय बाद ही एंजेलिना के कातिलों को बहुत बुरी मौत मार देता है। वो अनजान लड़का कौन है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। 16वीं शताब्दी। इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक 16वीं शताब्दी के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, या फिर जिसके जवाब आप रीडर नहीं समझ पा रहे होंगे। इसमें 2-3 अनजान कैरेक्टर आए हुए हैं। प्रतापगढ़ के महाराज कभी आए ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस स्टोरी में अधूरा रह गया है। सूर्यांश और चांदनी की स्टोरी के बाद इस स्टोरी में एक और लव स्टोरी है, जो 16वीं शताब्दी में नहीं बल्कि साल 2024 की है। जिस तरह एंजेलिना साल 2104 से 16वीं शताब्दी में टपक गई है, बिल्कुल उसी तरह सूरज भी 2024 से 16वीं सदी में सूर्यांश बनाकर टपक गया। साल 2104 का तो सबको समझ में आता है कि टाइम पोर्टल क्रिएट हुआ था, लेकिन साल 2024 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सूरज का पुनर्जन्म हो गया। सूरज का यहाँ पर आना सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक था। सिर्फ सूरज ही नहीं, सूरज की माँ का भी यहाँ आना एक रहस्य ही है। 16वीं सदी की कहानी मैंने इस स्टोरी में ही खत्म कर दी है, और साल 2104 की कहानी मैंने बहुत ही शॉर्टकट में समझा दी है। और अब बारी है ये जानने की कि इन दोनों कहानियों में साल 2024 कहां से बीच में आ गया। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको मेरी नई स्टोरी पढ़नी होगी, जो एक तरह से इस स्टोरी से कनेक्ट है। साल 2024। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की, जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना, और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई, उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की, जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना, और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई, उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की, जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है।
घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश।
कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद कृष कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। कृष के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको कृष। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी कृष को कुछ समझ में नहीं आता।
वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी क्रिश को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी क्रिश को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी क्रिश को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अपने पुनर्जन्म के बाद क्रिश कैसे सारे लोगों से अपना बदला लेती है। क्रिश के बदले की कहानी को आगे जानने के लिए पढ़िए रीबर्थ ऑफ साइको क्रिश। कृषिका ठाकुर एक मासूम और साफ दिल की लड़की जिसकी बड़ी बहन ने उसे एक बहुत ही घटिया साजिश का शिकार बना दिया और उसके परिवार की नजरों में उसे गिरा दिया। कृषिका का पूरा परिवार उससे नफरत करने लगा है और बेचारी भोली सी क्रिश को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी मासूमियत की वजह से धीरे धीरे अपनी ही बड़ी बहन के जाल में फंस चली जाती है और शिकार हो जाती है एक ऐसी साजिश का जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का साथ छोड़ देना, अपने ही क्रश के हाथों मारा जाना और जस्ट 2-3 दिन पहले ही जिस इंसान से उसकी शादी हुई उस आदमी ने भी उसके साथ बहुत बुरा किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।